हेलो एवरीवन। अभी तक अपन ज्योग्राफी का सेगमेंट जो कर रहे थे इसमें 2013 का पेपर कर चुके हैं। आज अपन स्टार्ट करते हैं 2014 के पेपर। ठीक है, बिना किसी देरी के फटाफट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गन्ना उत्पादन के लिए एक व्यावहारिक उपागम का जिसे धारणीय गन्ना उपक्रमण के नाम से जाना जाता है उसका क्या महत्व है। तो धारणीय गन्ना उपक्रमण के रूप में जो प्रोसेस है उसका महत्व क्या है। तो कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें बीज की लागत बहुत कम होती है। देखते हैं भाई। नेक्स्ट है अपने पास इसमें चयवन यानी ड्रिप सिंचाई का प्रभावकारी प्रयोग हो सकता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। इसमें रासायनिक अकार्बनिक उर्वरकों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता। भाई ये तो स्टेटमेंट कैसा आ गया, एक्सट्रीम स्टेटमेंट आ गया। बिल्कुल भी नहीं, तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें अंतराशस्यन की ज़्यादा गुंजाइश है। ये बात बिल्कुल सही है कि इसमें अंतराशस्यन की ज़्यादा गुंजाइश है। तो 1 2 4 जो है वो सही है। थर्ड जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट था वो क्या है, गलत है। पढ़ते हैं इसके बारे में। धारणीय गन्ना उपक्रमण नाबार्ड की एक रचनात्मक क्रेडिट प्लस तकनीक है जो गन्ने की कृषि में संसाधन संरक्षण कृषि तकनीकों के साथ डबल ड्रिप सिंचाई प्रणाली, इंटरक्रॉपिंग को बढ़ावा, सिंगल बेडेड चिप्स टुकड़ों के रूप में गन्ने के तने का उपयोग, पोषण प्रबंधन तथा जैविक पौध संरक्षण तकनीकों को बढ़ावा देना। ठीक है, इसके लाभ क्या क्या हैं भाई। लाभ है इससे कम बीजों का उपयोग होगा, बेहतर पानी तथा पोषक तत्व प्रबंधन, पानी 30% कम ज़रूरत होगी, 25% तक कम रासायनिक इनपुट ज़रूरत होगी, पैदावार भी 20% तक बढ़ाई जा सकती है, किसानों को जागरूक करेगा, नर्सरी में बीज उगाने को प्रोत्साहन मिलेगा। अतः कथन 3 गलत है क्योंकि उर्वरक का उपयोग कम होगा लेकिन ज़रूरत तो होगी भाई। ठीक है, तो यूपीएससी ऑलमोस्ट हमेशा ये एक्सट्रीम कंडीशन पूछता है जो गलती होती है। यूपीएससी ऐसी सतत कृषि प्रणालियों को अक्सर पूछता है, जैसे 2022 में चावल की सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन पर पूछा था। तो कॉमन सेंस से लॉजिकल वे में भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। यदि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की किसी आर्द्र भूमि को मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड के अधीन लाया जाए तो इससे क्या अभिप्राय है। मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड के अधीन अगर किसी को ला दिया जाए तो ये इसमें कौन से भूमि आती है, आर्द्र भूमि आती है इसके अंदर वो आती है जो मानव हस्तक्षेप के कारण उसमें जो भी डिफरेंस हुआ है, चेंजेस हुए हैं। तो इसमें आंसर फर्स्ट ही है। मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्र भूमि में पारिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन हो गया हो या हो रहा हो या होना संभावित हो, तो ऐसे एरिया किसके अंदर आ जाते हैं भाई, मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं इसके बारे में। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड अंतर्राष्ट्रीय महत्व की रामसर वेटलैंड साइटों का रिकॉर्ड जो आर्द्र भूमि स्थलों को प्राथमिकता के आधार पर पहचानने की प्रक्रिया है। ध्यान रहे, सभी रामसर साइट मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल नहीं होते हैं। केवल वही जो तकनीकी प्रगति, प्रदूषण, मानव हस्तक्षेप के कारण उसके पारिस्थितिक चरित्र में परिवर्तन हो गया हो या हो रहा हो या होना संभावित हो। ध्यान रहे, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में साइटों को जोड़ा वापस संबंधित पक्षों की सहमति से लिया जा सकता है। भारत में चिल्का झील 1993 में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल पहली झील थी। कारण प्रतिबंधित गाद का जमाव होना, इसे 2002 में इससे हटा दिया गया। वर्तमान में लोकटक झील कहाँ पर है, मणिपुर में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है, राजस्थान में। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है। रिकॉर्ड में शामिल झीलों को तकनीकी सहायता से इत्यादि सलाहकारी सुविधाएं, वित्तीय आवंटन भी मिलती हैं। ठीक है भाई, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग यानी 10 डिग्री जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। तो 10 डिग्री तो किसके बीच में आता है भाई, अंडमान एवं निकोबार के बीच में आता है। तो ये बताओ 9 डिग्री किसके बीच में आता है, मिनिकॉय द्वीप और मुख्य लक्षद्वीप के बीच में आता है। चलो देख लेते हैं। तो ये तो आंसर तो क्या आएगा, अंडमान निकोबार के बीच में 10 डिग्री आ जाएगा। ऐसे आता है ना 10 डिग्री। ये 10 में भी क्या आता है, 0 0 मतलब अंडा, अंडा किसके, अंडमान। और फिर ये क्या है, निकोबार है। कुछ भी जो भी तक ट्रिक लगाने हैं आपने लगा लेना।
9 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप समूह को मुख्य लक्षद्वीप से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। यूपीएससी अक्सर जल संधियाँ, खाड़ियाँ, चैनल इत्यादि के बारे में पूछता है। 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। ठीक है, क्लियर। ये यहाँ पर इसका दे रखा है अपना मैप, अंडमान और निकोबार, बीच में क्या आ गया यहाँ पर, ये 10 डिग्री चैनल। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यही है, निम्नलिखित में से कौन से पृथ्वी ग्रह पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करते हैं? तो कौन करता है भाई? ज्वालामुखी, इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, श्वसन से भी निकलती है। प्रकाश संश्लेषण में तो CO2 वो पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं, यानी कम ही करते हैं CO2 की। तो और जैव पदार्थ का क्षय, हाँ भाई, इसमें भी CO2 निकलती है। तो इसका आंसर होना चाहिए 1, 2 एंड 4। तो आंसर भी वही है। पढ़ते हैं इसके बारे में। ज्वालामुखी क्रिया के दौरान अन्य घटकों के साथ CO2 का भी वायुमंडल में उत्सर्जन होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। अतः कार्बन चक्र में श्वसन द्वारा छोड़ा गया CO2 भी शामिल है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे CO2 का उपयोग भोजन बनाने के लिए करते हैं। अतः ये कथन गलत है, क्योंकि CO2 जुड़ता नहीं, कम होता है। मृत जैव पदार्थों के क्षय से कार्बनिक पदार्थ वायुमंडल में निर्मुक्त होते हैं। इसके अलावा जीवाश्म ईंधन के जलाने से CO2 का वायुमंडल में उत्सर्जन होता है, जैसे CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। यूपीएससी कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर चक्रों पर प्रश्न पूछता है, और कभी कभी वो जल चक्र पर भी पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, प्रत्येक वर्ष कतिपय विशिष्ट समुदाय जनजाति पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण मास भर चलने वाला अभियान त्योहार के दौरान फलदार वृक्षों की पौध का आरोपण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे समुदाय जनजाति हैं? तो भाई ऐसे कौन सी जनजाति और समुदाय हैं जो फिर ये किसी अभियान या त्योहार के दौरान कौन से फलदार पौधे लगाते हैं, मतलब फलदार पौधे लगाते हैं? तो ऐसी कौन सी जनजाति है? तो ये भाई है गोंड और कोरकू। ठीक है, पढ़ते हैं इसके बारे में। पहले भूटिया और लेपचा सिक्किम की जनजातियां हैं। गोंड और कोरकू जनजातियां मध्य प्रदेश के बैतूल और हरदा जिलों में हरी जिरोती त्योहार मनाते हैं। 1 महीने तक ये चलता रहता है, जिसमें आदिवासी फल देने वाले पेड़ों को लगाते हैं। यह वर्षों पुरानी पारंपरिक प्रथा है। इरूला व टोडा जनजातियां नीलगिरी पहाड़ियों तमिलनाडु में पाए जाते हैं। सहरिया और अगरिया जनजाति राजस्थान तथा मध्य प्रदेश। विभिन्न आदिवासी त्योहार, उनके आवास और उनकी संस्कृति, नृत्य के बारे में यूपीएससी हमेशा क्वेश्चन पूछती है, नो डाउट पूछती है, आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला संस्तर, मीथेन और सेल गैस नामक 2 गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कोयला संस्तर मीथेन कोयला संधियों से निष्कर्षित शुद्ध मीथेन गैस, जबकि सेल गैस केवल प्रोपेन और ब्यूटेन का एक मिश्रण है जो सूक्ष्म कणिका अवसानी सेलों से निष्कर्षित की जाती है। भाई इसमें प्रोपेन ब्यूटेन नहीं आते, मीथेन वगैरह भी आती है। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत लग रहा है। भारत में कोयला संस्तर मीथेन स्रोत बहुतायत में है, किंतु अब तक सेल गैस के स्रोत नहीं पाए गए। नहीं भाई, सेल गैस के स्रोत भी मिले हैं। तो मेरे को तो दोनों ही गलत लग रहे हैं, पता नहीं, देखा दोनों गलत है ना, एक सही है ना 2 सही है। कोल बेड मीथेन CBM ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। ये कोयले की चट्टानों में प्रत्यक्ष तौर पर मौजूद होती है। मीथेन गैस का निष्कर्षण, चूंकि ये कोयले की परतों के नीचे पाई जाती है, नीचे उपस्थित भूमिगत को हटाकर प्राप्त किया जाता है। कोल्ड बेड मीथेन अन्य स्रोतों की अपेक्षा एक स्वच्छ ईंधन का स्रोत है। भारत में झारखंड के रानीगंज, बोकारो, झरिया में इसका उत्पादन होता है। ये गोंडवाना काल की चट्टानों में मौजूद है। सेल गैस भी प्राकृतिक गैस का ही एक रूप है। इसमें मुख्यतः मीथेन होता है, साथ में प्रोपेन, ब्यूटेन और ईथेन जैसे भी अन्य हाइड्रोकार्बन भी इसमें शामिल हैं। सेल गैस कार्बनिक समृद्ध मिट्टी से अवसादी चट्टानें, यानी गर्मी और दबाव है, मतलब अवसादी चट्टानें हैं ये सेल गैस कार्बनिक समृद्ध। इसमें निहित इन्हीं कार्बनिक पदार्थों से प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है। भारत में कैम्बे बेसिन, गुजरात, पूर्वोत्तर भारत, गोंडवाना बेसिन में सेल गैस के स्रोत मिले हैं। निष्कर्षण तकनीक हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग, फ्रैंकिंग
जिससे उच्च दबाव का तरल पदार्थ डाला जाता है। अतः फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट क्या हैं, दोनों के दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चांगपा समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये वे मुख्यतः उत्तराखंड राज्य में रहते थे। नहीं भाई, ये ऊपर की तरफ और भी ऊपर की तरफ रहते थे, जम्मू कश्मीर साइड, लद्दाख साइड। वे अच्छे किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकरे बकरियों को पालते थे। हाँ भाई, ये बिल्कुल सही बात है। उन्हें अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा जाता था, ये भी सही बात है। तो 2 और 3 सही है। तो चांगपा समुदाय के बारे में पढ़ते हैं। अर्ध खानाबदोशी तिब्बती लोग जो भारत में मुख्यतः लद्दाख के चांगतांग क्षेत्र पठार में पाए जाते हैं। चांगपा समुदाय आजीविका हेतु पशुपालन करते हैं। वे पश्मीना बकरी चांगथांगी पालते हैं, जो दुर्लभ पश्मीना ऊन हेतु सर्व प्रसिद्ध है। पश्मीना शॉल भी मिलता है ना, बहुत महंगा। पश्मीना ऊन उत्पादों को जीआई टैग भी प्राप्त है। चांगपा समुदाय अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में आते हैं। कब से? 1989 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्वार क्लस्टर बीन का पारंपरिक रूप से सब्जी व पशु आहार के रूप में उपयोग किया जाता है, किंतु हाल ही में इसकी खेती ने महत्व का स्थान प्राप्त किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? भाई, ग्वार राजस्थान में भी काफ़ी होता है और इसके भाव एक बार तो बहुत ही भयंकर बढ़ गए थे, सोने के बराबर टाइप से बढ़ गए थे। बीजों से निकाला गया तेल जैव निम्नीकरण सुघट्टे के निर्माण के रूप में प्रयुक्त होता है। नहीं भाई, इसके बीजों से निर्मित गोंद सेल गैस के निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है। ये आंसर बिल्कुल सही है। पढ़ते हैं इसके बारे में। ग्वार एक अर्ध शुष्क क्षेत्रों में उगने वाला फलीदार पादप है। यह फसल चक्र में भी उपयोगी है, राजस्थान में उपयोग होता है। यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण और भूमि की उर्वरता को बढ़ाता है। ग्वार मानव तथा पशु पोषण हेतु महत्वपूर्ण है। ग्वार के बीजों को पीसकर एक गोंद या फिर पाउडर बनाया जाता है, जो अत्यधिक गाढ़ापन, पायशीकारी और बंधनकारी गुण लिए होता है। सेल गैस के निष्कर्षण हेतु फ्रैक्चरिंग टेक्निक में पानी, रेत और ग्वार गम का मिश्रण ही होता है। ग्वार की गाढ़ी चिपचिपी सतह वाटर लॉस कंट्रोल तथा घर्षण को कम करता है। तो 2011 में सबसे अधिक मांग होने के कारण ग्वार की कीमत 30,000 रुपये से बढ़कर 30 रुपये से बढ़कर 75 रुपये हो गई थी। भाई, काफ़ी महंगी हो गई थी। मेरे पापा भी लेके गए थे एक कट्टा, जिससे एक ड्रम तेल का भरवा के लाए थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में प्रवाल भित्तियाँ हैं? भाई, प्रवाल भित्तियाँ नीचे की तरफ मिलती हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हाँ भाई। कच्छ की खाड़ी मिलती है भाई, ठीक है। मन्नार की खाड़ी में मिलती है। सुंदरवन डेल्टा में तो नहीं मिल सकती भाई, ठीक है। पढ़ते हैं इसके बारे में। प्रवाल भित्तियाँ, प्रवाल पोलिप्स छोटे और मांसल समुद्री एनीमोन अकशेरुकी जीव हैं जो फाइलम नाइडेरिया के एंथोजोआ वर्ग से संबंधित हैं। ये उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय समुद्रों में पाए जाते हैं। ये सूक्ष्म शैवाल जूजेंथले पॉलिप के साथ सहजीवी संबंध में रहते हैं। कोरल के विकास हेतु उथला पानी, अर्ध कठोर सतह, साफ पानी, तलछट ना हो, गाद ना हो, पोषक तत्वों से भरपूर पानी जरूरी होता है। भारत में प्रवाल मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप, पाक की खाड़ी और अंडमान निकोबार द्वीप में पाई जाती हैं, ठीक है भाई। रत्नागिरी, मावलम, द बॉम्बे और मंगलोर के पश्चिमी में स्थित गवेशानी बैंक में भी प्रवाल भित्तियों के पैच पाए जाते हैं। सुंदरवन में प्रवाल की भित्तियां नहीं पाई जाती। येलो बैंड डिजीज प्रवाल भित्तियों से ही संबंधित है। तो कॉमन सेंस से क्वेश्चन, क्योंकि प्रवाल भित्तियां अवसादी क्षेत्रों में नहीं पाई जाती और सुंदरवन डेल्टा तो अवसाद से ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो भाई, मृदा अपक्षय देखते हैं क्या है क्वेश्चन के अंदर। ये है भाई, इसमें वैदिका कृषि, वनोन्मूलन और उष्णकटिबंधीय जलवायु। तो भाई, वनोन्मूलन के कारण ही मृदा अपक्षय होती है, क्योंकि जड़ें ही तो रोक के रखती हैं मृदा को, प्लांट्स की, ठीक है। इसमें पढ़ते हैं, भारत में मृदा अपक्षय के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं: वर्षा और बाढ़, अनियंत्रित चराई, खनन निर्माण कार्य, वनोन्मूलन, भारी हवाएं आदि। वेदिका कृषि पहाड़ियों के ढलानों पर निर्मित छतनुमा संरचनाओं पर फसल व कृषि करने की तकनीक करने की विधि है।
ताकि मिट्टी के कटाव को रोका जा सके। पानी के तेज बहाव ढलान पर, अतः यह मृदा संरक्षण की तकनीक है। उष्णकटिबंधीय जलवायु मृदा के अपरदन के लिए जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन कर सकते थे। पवनों की मौसमी उत्क्रमण किसका प्रारूपी अभिलक्षण है? पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्रारूपी अभिलक्षण है? तो भाई ये तो मानसून जलवायु से रिलेटेड है। ठीक है, पढ़ते हैं इसके बारे में। मानसूनी जलवायु भारतीय उपमहाद्वीप, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, दक्षिणी चीन और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। मानसूनी जलवायु के उत्पन्न होने के कारण भूस्थल तथा समुद्र के पानी का तापांतर है, जिसमें हवाएं दबाव और तापमान की घटनाओं से प्रभावित होती हैं और थल से जल और जल से थल की ओर। ऐसे ही निम्न दबाव क्षेत्र से उच्च दबाव क्षेत्र की बीच हवाओं की गति रहती है। भूमध्य रेखीय जलवायु में 5 डिग्री से 10 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांश में हवाओं का मौसमी उत्क्रमण नहीं देखा जाता है। ना ही भूमध्य सागरीय जलवायु में। भारत में मानसूनी ही जलवायु पाई जाती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, बराक, लोहित और सुबनसिरी। और इसमें बोल रहे हैं कि उपयुक्त में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? तो अरुणाचल प्रदेश से बहती है लोहित और सुबनसिरी। बराक इससे नहीं बहती है। तो बराक कहाँ से किधर से कहाँ जाती है? तो बराक नदी दक्षिण असम की प्रमुख नदियों में से एक है। यह मणिपुर, मिजोरम, असम से बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यह सूरमा मेघना नदी प्रणाली का हिस्सा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 6 इस नदी पर है। तिपाई बांध मणिपुर बराक नदी पर स्थित है। ठीक है, सहायक नदी इसकी क्या है? लोगई, कटखल, जीरी, ढालेश्वरी। कटखल, जीली, ढालेश्वरी हैं। लोहित नदी ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तिब्बत से उद्गम, अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश और असम में ब्रह्मपुत्र से ही मिल जाती है। सुबनसिरी नदी ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, तिब्बत के पठार से निकलती है, अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है। तो ठीक है, ये पूरा का पूरा किसका सिस्टम आ गया? ब्रह्मपुत्र का रिवर सिस्टम आ गया। इसमें अपने पास कौन सी नदी आई है अभी? एक तो इसमें लोहित आ गई और ये क्या है? सुबनसिरी है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। हरिकी आर्द्र भूमि, व्यास और सतलुज का संगम, केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान, बनास और चंबल का संगम, और क्या है? कोलेरू झील कहाँ है? मूसी और कृष्णा का संगम। तो भाई इसमें सेकंड तो गलत है, क्योंकि राजस्थान में केवलादेव अभ्यारण्य है, वो इन दोनों नदियों के बीच में नहीं है। और कोलेरू झील भी मूसी और कृष्णा के संगम में नहीं है, इसलिए फर्स्ट ही सही है इसमें। पढ़ते हैं इसके बारे में। हरिकी आर्द्र भूमि, व्यास तथा सतलुज नदी के संगम पर पंजाब के फिरोजपुर जिले में स्थित है। यह आर्कटिक और साइबेरिया से आने वाले प्रवासी पक्षियों का घर है। 1990 में रामसर साइट इसे घोषित किया गया। यहाँ पक्षियों के साथ इंडस डॉल्फिन और कछुओं की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, ये पूरा किसके बारे में था? हरिके आर्द्र भूमि के बारे में। किस किस नदी के बीच में? भाई व्यास और सतलुज नदी। और इन नदी के संगम कहाँ पे हो रहा है? पंजाब का फिरोजपुर जिला में। और कहाँ से प्रवासी पक्षी आते हैं? आर्कटिक और साइबेरिया से। और रामसर साइट में कब घोषित किया गया? 1990 में। और इसमें और पक्षियों के साथ और क्या क्या मिलता है? इंडस डॉल्फिन और कछुओं की प्रजातियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आर्द्र भूमि। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर तथा रामसर साइट है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी शामिल है। ये बाणगंगा और गंभीरी नदी के संगम पर है। बीजी के बीच में है केवलादेव। ठीक है भाई। 1981 में रामसर साइट के रूप में इसे नामित किया गया। यहाँ भी साइबेरियाई सारस सर्दियों में प्रवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलेरू झील यह आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच में स्थित है। 2002 में रामसर साइट के रूप में इसे नामित किया गया। ताजे पानी की झील है और यह साइबेरियन सारस और चित्रित ब्लॉक यानी सारस सर्दियों में प्रवास करते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहाड़ियाँ और क्षेत्र और कौन कौन से सही सुमेलित हैं? भाई कार्डमम पहाड़ियाँ ये कोरोमंडल तट पर हैं। कैमूर पहाड़ियाँ कोंकण तट पर, ये तो है ही नहीं भाई। ठीक है, ये इधर नहीं है। महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत में, ये बिल्कुल सही है। मिकिर पहाड़ियाँ
पूर्वोत्तर भारत में ये भी बिल्कुल सही है। तो फिर इसमें 2, 3 और 4 तो सही हैं, बाकी देख लेते हैं। आंसर देखते हैं अपन। 3 और 4, वाओ। कार्डमम हिल्स येलोमाला पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट के दक्षिण छोर पर केरल के इडुक्की जिले में स्थित हैं। कार्डमम पहाड़ियों में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों पेरियार, मुल्लायर और पंबा का ड्रेनेज भी शामिल है। कैमूर हिल्स विंध्यन रेंज के पूर्वी भाग में जबलपुर एमपी से सासाराम बिहार तक फैली हैं। महादेव हिल्स ये सतपुड़ा के उत्तरी दिशा में मध्य प्रदेश में स्थित है। धूपगढ़ महादेव हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है। पंचमढ़ी हिल स्टेशन इसी रेंज में स्थित है। नेक्स्ट है अपने पास मिकिर हिल्स। मिकिर हिल्स कहाँ पर है? ये काजीरंगा नेशनल पार्क के दक्षिण में स्थित है। इसका कुछ भाग मेघालय में स्थित है और ये कार्बी पठार का हिस्सा है। डम्बुचको इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है भाई, शायद इसमें मैप में भी थोड़ा दे रखा था भाई। ये तो नदियों का ही क्रम दे रखा है इसमें सारी की सारी। ये तीस्ता नदी, घाघरा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, गंगा, सतलज, इंडस। ठीक है भाई, ध्यान रखना हिमालय के बारे में था ये पूरा। नेक्स्ट है टर्की किनके बीच में स्थित है? भाई टर्की बताओ। टर्की तो काला सागर और भूमध्य सागर के बीच में ही स्थित है। क्लियर? ओके, चलते हैं आगे। यूपीएससी अक्सर पूछता है भाई भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर और मृत सागर आदि से क्वेश्चन, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिणी पूर्वी एशिया में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने के लिए दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर नीचे दिए गए नगरों का सही क्रम या स्थिति क्या है? तो भाई ये क्रम स्थिति है इसमें भाई, ये तुमने ध्यान देना पड़ेगा। जकार्ता सबसे नीचे है, फिर उसके बाद सिंगापुर आता है, फिर बैंकॉक आता है, फिर हनोई आता है। तो ये क्रम तो थोड़ा ध्यान देना ही पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम कोई भी राज्यों, देशों, किसी की भी स्थिति पूछी जा सकती है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? भाई किन्नौर, ये सुपारी के लिए नहीं। मेवात आम के लिए नहीं भाई, मेवात तो हमारे पास में, आम के लिए तो नहीं जाना जाता। ये कोरोमंडल सोयाबीन के लिए नहीं। चलो इसमें से कोई भी नहीं, हम मोस्टली आंसर कोई नहीं का 99% क्या आता है? कोई नहीं। किन्नौर हिमाचल प्रदेश सेब के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सुपारी का उत्पादन भारत में कर्नाटक में 40%, केरल में 25%, असम में 20%, तमिलनाडु मेघालय में होता है। मेवात राजस्थान हरियाणा के सीमावर्ती क्षेत्र को कहते हैं। ये आम के उत्पादन के लिए तो नहीं जाना जाता। भारत में आम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध राज्य उत्तर प्रदेश 24%, सर्वाधिक आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, गुजरात, तेलंगाना इत्यादि हैं। कोरोमंडल पूर्वी तट का हिस्सा है जहाँ दालें, चावल, गन्ना, कपास होता है। सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन भारत में मध्य प्रदेश में बीच में होता है, एमपी में, और इसके पश्चात महाराष्ट्र और राजस्थान में होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय राजमार्ग और उनसे जुड़े शहर NH4, NH6 और NH15। भाई देख लो अगर याद है तो, मेरे को तो याद नहीं है, डायरेक्ट आंसर देखेंगे भाई। देखो NH4 जो है अंडमान तथा निकोबार, मायाबंदर, पोर्ट ब्लेयर, परिवर। ठीक है, ये अंडमान तथा निकोबार के बीच में है। और NH6 क्या है? जोराबाद और बेचना के बीच में। NH15 बेहाट, असम और वकारो, अरुणाचल प्रदेश के बीच में। 28 अप्रैल 2010 को सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों का नंबर बदलाव किया था। अब NH44 सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है। पहले NH7 था। सबसे छोटा NH47 कोची में मर्दू 3.7 मील तक है। NH48 सबसे ज़्यादा बिजी हाईवे है। लास्ट क्वेश्चन है, भारत की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के संदर्भ में विभिन्न फसलों की बीज प्रतिस्थापन दरों को बढ़ाने के लिए भविष्य के खाद्य उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है, किंतु उनके अपेक्षाकृत बड़े कार्यान्वयन में क्या बाध्यताएं और बाध्यताएं हैं? बताओ भाई। कोई भी राष्ट्रीय बीज नीति नहीं बनी है, ऐसा तो नहीं हो सकता भाई, कोई भी नहीं बनी है। निजी क्षेत्र की बीज कंपनियों को उद्यान कृषि फसलों की रोपण सामग्रियों और सब्जियों के गुणवत्ता वाले बीजों की पूर्ति में कोई सहभागिता नहीं है। निम्न मूल्य व उच्च परिमाण वाली फसलों के मामले में गुणवत्ता वाले बीजों के बारे में मांग और आपूर्ति अंतराल है। भाई थर्ड वाला हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग तो आंसर।
तो इसमें थर्ड ही आंसर है भाई। बीज प्रतिस्थापन दर एक प्रकार की एक माप है जो कृषि बचत बीजों की तुलना में प्रमाणित बीजों के साथ कुल फसली क्षेत्र का कितना हिस्सा बोया गया था। बीज प्रतिस्थापन दर प्रमाणित गुणवत्ता वाले बीजों के बेहतर उपयोग को दर्शाता है, जिसके परिणाम स्वरूप बेहतर उत्पादकता होती है। कथन फर्स्ट गलत है, क्योंकि यह एक राष्ट्रीय बीज नीति है। इसका निर्माण 2002 में हुआ था। निजी क्षेत्र की बीज कंपनियों को उद्यान कृषि फसलों की रोपण सामग्रियों और सब्जियों के गुणवत्ता वाले बीजों की आपूर्ति में सहभागिता है, इसलिए कथन 2 भी क्या है, गलत है। गेहूं और चावल के समान गुण और उच्च मात्रा वाले संबंध के मामले में बीजों की गुणवत्ता के अनुसार मांग आश्रित अंतर होता है। उच्च मांग और आपूर्ति अंतर के कारण किसान अपने खुद के द्वारा संरक्षित बीजों का ही उपयोग करना पसंद करते हैं। अतः स्टेटमेंट 3 क्या है, सही है। बात तो बिल्कुल सही है कि भाई अब किसानों को जल्दी से मिलेगा ही नहीं, जितनी मांग है उतनी आपूर्ति नहीं होगी, तो फिर वो अपने संरक्षित बीज ही बोएंगे। निजी कंपनियों का भाई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और ना ही राष्ट्रीय बीज नीति ऐसे है कि नहीं बन रखी है। तो ये हो गए अपने 2014 के क्वेश्चन। कल स्टार्ट करेंगे 2015 के क्वेश्चन, ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे 2024 तक। ठीक है, ओके, बाय बाय।